स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन मैमल्स, जो कि बीएससी सेकेंड ईयर में भी है और एमएससी सेकेंड सेमेस्टर में भी है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। एक्सक्रीशन जो होता है वो सभी जैविक क्रियाओं में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको अपन कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, मतलब कि बॉडी में बड़े अणुओं का छोटे अणुओं में टूटना और छोटे अणुओं का बड़े अणुओं में कन्वर्ट होना, ये दोनों प्रक्रियाएं हमेशा चलती रहती हैं। इन्हें ही अपन लोग कहते हैं मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के द्वारा बहुत सारे हमारे शरीर में हानिकारक पदार्थ भी बन जाते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि इन हानिकारक पदार्थों को अपनी बॉडी से निकलने की जो प्रोसेस होती है उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे हमको एक्सक्रीशन जो है मैमल्स के बारे में पढ़ना है। तो मैमल्स में एक्सक्रीशन के लिए किडनी पाई जाती है जो कि एक पेयर होती है। इसके अलावा इसमें अपन को पढ़ना है टाइप्स ऑफ एनिमल ऑन द बेस ऑफ एक्सक्रीशन, मतलब कि एक्सक्रीशन के आधार पे एनिमल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो इसमें जो है एनिमल्स 3 प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें अमोनोटेलिक, दूसरा है यूरिकोटेलिक और तीसरा है यूरियोटेलिक। 3 प्रकार हो गए। तो सबसे पहला जो है वो है अमोनोटेलिक, मतलब कि ऐसे एनिमल्स जिनमें एक्सक्रीशन जो है वो अमोनिया के रूप में होता है। अमोनिया भी एक प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ है, तो उसे हम कहते हैं अमोनोटेलिक। तो इसके अंतर्गत जो है इनवर्टिब्रेट्स एनिमल्स आते हैं, फिशेस आती हैं। फिर आता है दूसरा है यूरिकोटेलिक, ऐसे एनिमल जिनमें एक्सक्रीशन यूरिक एसिड के द्वारा होता है। इसमें ज़्यादातर कीट और पक्षी वर्ग आता है, जो है ये कहलाता है यूरिकोटेलिक। फिर आता है यूरियोटेलिक, मतलब कि ऐसे एनिमल जिनमें एक्सक्रीशन यूरिया के द्वारा होता है। इसमें आ जाते हैं मैमल्स। फिर इसमें पढ़ना है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन मैमल्स। मैमल्स में उत्सर्जन का जो तंत्र होता है, जो सिस्टम होता है, उसमें क्या होता है। तो किडनी होती है। किडनी कहाँ पाई जाती है? तो किडनी जो है वो मनुष्य के वर्टिब्रेट कॉलम के दोनों ओर एब्डोमिनल कैविटी में पाई जाती है। जो लेफ्ट किडनी होती है वो थोड़ा ऊपर स्थित होती है और जो राइट किडनी होती है वो थोड़ा नीचे होती है। इसमें 2 तल होते हैं, एक होता है अवतल, एक होता है उत्तल। अवतल तल को हाइलस कहते हैं और कॉर्टेक्स और मेडुला में डिवाइड होती है। इसके अलावा इसमें ये एक संरचना पाई जाती है जिसे यूरेटर कहते हैं। इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ जो होते हैं वो कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठे होते हैं और इसमें यूरिनरी ब्लैडर पाया जाता है जिसको हम कलेक्टिंग डक्ट भी बोलते हैं, जहाँ पे पूरा जो यूरिन होता है वो इकट्ठा होता है। तो ये तो हो गया इसका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, कि बाहर से देखने पे हमको कैसा महसूस होता है इसको देखने पर कि ये कैसी है। इसका कलर जो है कत्थई कलर का होता है, ये सेम के बीज के आकार की होती है। फिर अगर हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखें, मतलब कि इसको अगर अपन एलस सेक्शन करें, एलस मतलब कि ऊपर से अगर इसको हम कट करेंगे तो उसमें क्या क्या दिखता है। तो इसको जब अपन एलस इसका सेक्शन करते हैं तो उसमें जो है कॉर्टेक्स और मेडुला, हाइलस और यूरेटर दिखता है। तो कॉर्टेक्स और मेडुला जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे पिरामिड्स बनते हैं, जो कि आप देख रहे हैं। इस प्रकार से इसको लाइन के द्वारा पहचान सकते हैं। और कॉर्टेक्स बाहर का भाग हो गया और मेडुला जो होता है वो उसके अंदर का भाग होता है। तो फिर जब इसका हम टीएस सेक्शन काटते हैं किडनी का, तो उसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स हमको दिखते हैं। नेफ्रॉन्स मतलब कह सकते हैं कि ये ही जो है ब्लड का प्यूरिफिकेशन किडनी में मुख्य रूप से करते हैं, जिनकी संख्या लाखों होती है। तो जब इनका टीएस देखते हैं तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि इसमें एफरेंट आर्टेरियोल्स दिखती है, इफरेंट आर्टेरियोल्स दिखती है, बोवेन कैप्सूल दिखता है, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स दिखती है, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड ट्यूबुल्स दिखती है, रेनल लूप दिखता है और कलेक्टिंग डक्ट दिखती है। सबसे पहले हम देखते हैं एफरेंट आर्टेरियोल्स को। तो ये जो एफरेंट आर्टेरियोल्स होती हैं ये थोड़ा चौड़ी होती हैं और जो इफरेंट होती हैं वो थोड़ी सकरी होती हैं। फिर आता है बोवेन कैप्सूल। तो ये जो आप देख रहे हैं ये एक प्याले के समान संरचना होती है। बोमेन नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी खोज की थी, इसलिए इसे बोमेन कैप्सूल कहते हैं। फिर बोमेन कैप्सूल के अंदर बहुत सारी जो है रक्त वाहिकाएं होती हैं जिनको अपन कहते हैं ग्लोमेरुलस। फिर इसके बाद इसमें आ जाता है 2 प्रकार की ट्यूबुल्स होती हैं और जिनको कहते हैं ये प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड, जिनको
PCT और DCT। प्रॉक्सिमल मतलब पास वाली और डिस्टल मतलब दूर वाली। फिर इसके बाद इनमें दो प्रकार की लिम्स होती हैं, एसेंडिंग लिम्स और डिसेंडिंग लिम्स। और दोनों लिम्स जहाँ पर मिलती हैं उनको अपन कहते हैं हेनल लूप। तो ये दोनों ये जो पूरी संरचनाएं होती हैं, कुछ संरचनाएं जो है कॉर्टेक्स भाग में होती हैं और कुछ संरचनाएं जो होती हैं वो मेडुला रीजन में होती हैं। दोनों संरचनाएं जो है इसमें बटी हुई होती हैं। फिर लास्ट में इसमें पाया जाता है कलेक्टिंग डक्ट, जहाँ पे उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो इसमें इकट्ठे होते हैं। इसके बाद आपको हम बताते हैं कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसमें स्टार्ट होता है कि यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी आप लोगों ने जो है नेफ्रॉन्स के बारे में अच्छे से समझ लिया होगा। तो यूरिन का जो फॉर्मेशन की जो पहली प्रोसेस होती है वो है अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस होती है वो एफरेंट एटिड्यूल्स और इफरेंट एटिड्यूल्स के द्वारा होती है। क्योंकि अभी आप लोगों को ये बताया कि जो एफरेंट एटिड्यूल्स होती हैं वो चौड़ी होती हैं और जो इफरेंट होती है वो सतही होती है। तो जब ब्लड जो है इसके अंदर जाता है ग्लोमेरुलस से होते हुए, जब वो इफरेंट में आता है तो चूंकि इसका दबाव और इसके दबाव में अंतर होता है, ये चौड़ी होती है ये सकरी होती हैं, तो इनमें आपस में ऑस्मोटिक प्रेशर लगता है। उस ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण जो ब्लड में उत्सर्जित पदार्थ होते हैं वो धीरे धीरे छनना स्टार्ट होते हैं और इसी प्रक्रिया को कहते हैं अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है सेलेक्टिव रीएब्जॉर्बेशन। मतलब कि कुछ पदार्थ उसमें से, अभी उसमें भी कुछ पदार्थ उत्सर्जी हैं, छन तो गया है लेकिन फिर भी उसमें कुछ पदार्थ उत्सर्जी होते हैं। तो ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं ये पहुंचते हैं कहाँ, डिसेंडिंग लिम्स और एसेंडिंग लिम्स में, दोनों लिम्स में पहुंचते हैं। और यहाँ पर क्योंकि इनके अंदर जो है एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, ये चयनित पदार्थों को एब्जॉर्ब करते हैं और जो पदार्थ अनुपयोगी होते हैं वो जो है कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचाए जाते हैं। तो सबसे पहले अभी आप लोगों ने देखा कि यहाँ से इनमें क्या हो गया, अल्ट्राफिल्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई। अब अल्ट्राफिल्ट्रेशन के बाद यहाँ आ गए डिसेंडिंग लिम्स और एसेंडिंग लिम्स में। तो दोनों लिम्स में जो भी यूरिन में कह सकते हैं आवश्यक पदार्थ जैसे कि मिनरल्स हो गया और ग्लूकोज हो गया, कुछ विटामिन वगैरह हो गए, तो ये जो है इन लिम्स के द्वारा इनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और जो पदार्थ अनुपयोगी होते हैं वो जो है यहाँ से कलेक्टिंग डक्ट में इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है सिक्रीशन। तो जब उपयोगी पदार्थ जो है वो तो एब्जॉर्ब हो गए और एब्जॉर्ब होकर लेकिन कहाँ चले गए, तो अपन यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे है रीनल आर्टरी। तो अनुपयोगी पदार्थ जो है वो यहाँ इकट्ठे हो गए और जो उपयोगी पदार्थ हैं जो अपनी बॉडी में यूजफुल हैं, क्योंकि अपने बॉडी में दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं हो रही हैं, कैटाबॉलिक भी हो रही है और एनाबॉलिक भी हो रही है। मतलब पदार्थ नए बन भी रहे हैं और जो पदार्थ हैं वो टूट भी रहे हैं, है ना। तो दोनों प्रोसेस के द्वारा जो पदार्थ बने, तो आवश्यक पदार्थों का यहाँ पे फिर रीनल आर्टरीज के द्वारा यहाँ पहुँचा दिया गया और इस आर्टरीज के द्वारा पूरी बॉडी में जो है उसका सर्कुलेशन होता रहता है और ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो अपनी बॉडी में चलती रहती है। जब किसी भी कारण से किडनी जो है वो किसी की खराब हो जाती है तो ये पूरी प्रोसेस जो होती है वो डायलिसिस के थ्रू की जाती है। जो पेशेंट है उनकी बॉडी में फिर डायलिसिस होती है जिसके कारण ये पूरी प्रोसेस उनके शरीर में होती है। फिर आता है इसमें कंपोजिशन कि यूरिन में क्या क्या होता है। तो यूरिन में जो है आवश्यक पदार्थ भी होते हैं और अनावश्यक पदार्थ भी होते हैं। तो आवश्यक पदार्थ में का तो यहाँ पे वो एब्जॉर्ब हो गया, जो अनावश्यक हो गए उनमें आ गया क्या कि यूरिनाइड्स हो गया, उसमें यूरोक्रोम हो गया। तो यूरोक्रोम के कारण जो यूरिन का कलर होता है वो येलो कलर का होता है और इसके अलावा इसमें बहुत सारे यूरिया होती हैं, अमोनिया होते हैं, यूरिनाइड्स होती है, जिसके कारण इनमें एक विशेष प्रकार की गंध भी होती है। तो अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे कि कहीं पर यूरिन पड़ा हुआ है तो उसमें स्टार्टिंग में यूरिया निकलेगा, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा कि जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो धीरे धीरे उसकी जो गंध होती है वो बहुत तेज बढ़ जाती है। तो ये हो गया इसका कंपोजिशन। फिर आता है कंट्रोल ऑफ किडनी कि किडनी की एक्टिविटीज को कैसे कंट्रोलिंग होती है। तो इसमें अभी आपको बता दें इसके पहले कि अपनी बॉडी में जो भी प्रोसेस होती हैं उनकी जो कंट्रोलिंग होगी या तो वो हार्मोन्स के द्वारा होती है या तो वो नर्वस सिस्टम के द्वारा होती है। अपनी बॉडी में जो है बहुत सारे धागे के समान संरचनाएं होती हैं जो जिनको अपन नर्व्स कहते हैं। ये नर्व जो है पूरी बॉडी में फैली होती हैं। जैसे कि अगर हम जो है स्विच चालू करते हैं तो तुरंत पंखा चलने लगता है, अपन को हवा लगने लगती है,
हार्मोन्स के द्वारा होती है। जब हार्मोन्स की मात्रा कम हो जाए या अधिक हो जाए तो शरीर में कुछ न कुछ समस्या हो जाती है। तो इनकी जो किडनी की कंट्रोलिंग होती है वो एक हार्मोन है ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये हार्मोन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड कौन होती है, अपनी बॉडी की मास्टर ग्लैंड होती है। अपनी बॉडी में जो भी प्रक्रियाएं होती हैं और प्रक्रियाओं के अलावा जो भी ग्लैंड्स होती हैं सबकी कंट्रोलिंग किसके पास होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, इसलिए उसे क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। तो एडीएच जो है इसकी मात्रा जो है ये भी पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा कंट्रोलिंग होती है। अगर इसकी मात्रा घट या बढ़ जाती है तो यूरिन की मात्रा भी घट या बढ़ जाती है। फिर इसके अलावा एक हार्मोन है PTH, पैराथार्मोन हार्मोन, ये निकलती है पैराथायराइड ग्लैंड से। ये अपनी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड होती है उसी के बीच बीच में पैराथायराइड ग्लैंड भी पाई जाती है। उनसे निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं वो यूरिन की मात्रा को की कंट्रोलिंग करते हैं। इसके अलावा जैसे मान लीजिए चाय कॉफ़ी, ये भी यूरिन की मात्रा को बढ़ा देते हैं। अगर अपन लोग ज़्यादा जो है चाय कॉफ़ी का यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे अपने शरीर में यूरिन की मात्रा जो है बढ़ जाती है। इसे अपन डाईयूरेटिक कहते हैं इन सब चीज़ों को। तो ये आपका टॉपिक हो गया कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जित पदार्थों को शरीर में से बाहर निकालने की जो प्रोसेस होती है वो उत्सर्जन कहलाती है। इसके बाद आप लोगों ने पढ़ लिया एनिमल्स के बारे में, कितने प्रकार के होते हैं, अमोनोटेलिक और यूरिकोटेलिक और यूरियोटेलिक, 3 प्रकार के एनिमल्स हो गए। फिर अपन को मुख्य रूप से पढ़ना क्या था इसमें, मैमल्स के बारे में। तो मैमल्स में आप लोगों ने देखा था कि किडनी क्या होती है, किडनी जो है सेम के बीच के आकार की संरचना होती है जो कि चॉकलेटी कलर की होती है, और बाईं किडनी जो है थोड़ी ऊपर होती है, दाईं किडनी थोड़ी नीचे होती है। किडनी जो है वो कॉर्टेक्स और मेडुला से मिलकर के बनी होती है और इनके बीच में पिरामिड्स पाए जाते हैं। फिर किडनी का जब अपन लोग सेक्शन करते हैं, टीएस सेक्शन करते हैं, तो अपन को ये सब दिखता है क्या क्या, एफरेंट हो गया, इफरेंट हो गया, बोवेन कैप्सूल हो गए, ग्लोमेरुलस हो गया, लिम्स हो गई बहुत सारी, कलेक्टिंग डक्ट्स हो गई। तो इस प्रकार से आपको संरचनाएं दिख गई। फिर जो है यूरिन कैसे बनता है, जो है ऑस्मोटिक प्रेशर के कारण बनता है, अल्ट्राफिल्ट्रेशन प्रोसेस, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, फिर कंपोजिशन बता दिया गया आपको कि यूरिन में क्या क्या पाया जाता है और इसकी कंट्रोलिंग कैसे होती है। तो आप लोग जो है ये वीडियो देख लिए हैं, तो अब आप लोग जो है इसके बारे में कमेंट्स करिए कि आपको कैसा लगा। जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको आप लोग जो है कमेंट्स कर सकते हैं। अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।